हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम के लिए उसके पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आपने उस एग्ज़ाम के पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किया है, तो ये समझिए कि आप एक कदम पीछे हैं दूसरे लोगों से। आपके फेल होने की चांस ज़्यादा हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट जो 2013 नवंबर 2011 में हुआ था, उसके सीडीपी वाले पोर्शन के टॉप 30 क्वेश्चन। इससे आप पता लगाएंगे कि आपका तैयारी कैसे चल रहा है, और जो नए बिगिनर्स हैं उन्हें ये पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधियाँ आधारित हैं। किस पर आधारित है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। जल्दी से बताइए, इसका सही आंसर होगा सी। हमने यहाँ पर डिटेल सॉल्यूशन आपको दिया है। आपको आंसर तो याद रखना ही है, आंसर लिख रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार रिपीटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, वही के वही क्वेश्चन रिपीट कर दिए जाते हैं, तो आपको आंसर ज़रूर पता होना चाहिए और उसका सॉल्यूशन और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपके लिए। तो सी इसका सही आंसर है। तो हम पढ़ते हैं डिटेल में कि प्राथमिक स्तर पर बालकों को शिक्षा प्रदान करने के साथ यह भी आवश्यक होता है कि उनकी शारीरिक वृद्धि हो और उनके विकास पर ध्यान दिया जाए। इसके लिए सबसे अच्छी विधि जो मानी जाती है, जो फ्रोबल ने दी थी, खेल विधि। क्योंकि खेल विधि वृद्धि एवं विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है। दूसरे क्वेश्चन पढ़ते हैं, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया संबंधित है मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से, व्यवहारिक विकार से। जल्दी बताइएगा, इसका सही आंसर है डिसलेक्सिया सी। पठन विकार से। डिसलेक्सिया एक संबंधी विकार होता है जिसमें बालक को अक्षरों को पहचानने में कठिनाई होती है। ठीक है, बच्चे अक्षर नहीं पहचान पाता है, वो डी को उल्टा पढ़ने लगता है या फिर बी को ऐसे उल्टा पढ़ने लगता है, तो वो पहचान नहीं पाता है। वो ऐसा उल्टे अक्षर दिखाई देते हैं कभी कभार उसे, तो उनका अधिगम बाधित होता है। इस विकार को दूर करने के लिए शिक्षक को मौखिक कार्य एवं पर्याप्त अभ्यास पर बल देना चाहिए। ठीक है, शिक्षक को क्या करना चाहिए? मौखिक कार्य देना चाहिए और उनकी प्रैक्टिस करानी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में, विशेष बच्चों के विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के साथ। तो इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर है पहला, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। क्यों? विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा का प्रबंध कराना चाहिए, ताकि अपनी ज़रूरतों या आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ सामान्य बच्चों के क्रियाकलापों से भी प्रभावित होते रहें, ताकि भविष्य में सामान्य वातावरण के साथ अपने को समायोजित कर सकें। और आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको उस टॉपिक का रिवीजन करना है। ठीक, और आपको एंड में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरक है। अभिप्रेरक क्या है? सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिवसीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर होगा डी। क्यों होगा डी? अधिगम प्रक्रम में अभिप्रेरण का महत्वपूर्ण स्थान है। अभिप्रेरण के माध्यम से सीखने वालों में अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न होती है, जो अधिगम को प्रभावी बनाती है। अधिगम के प्रक्रम में रसिकता को बढ़ाने के लिए अभिप्रेरणा का प्रयोग करना चाहिए, ताकि बच्चों में अधिगम के प्रति रुचि व उत्सुकता बढ़े। ठीक, अगले क्वेश्चन आते हैं, पांचवा क्वेश्चन आपका। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को
निम्न स्तर के कार्यों के लिए माफ़ करना उचित है। उसके दैनिक कार्यों में उसके माता-पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के ज़रिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर होगा सी। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए, ऑडियो सीडी के ज़रिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो सी क्यों है? कक्षा 5 मतलब जो प्राइमरी लेवल है उसके न्यून दृष्टि वाले बच्चों के साथ सामान्य बच्चों की तरह व्यवहार करना चाहिए तथा उनके अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए श्रव्य शिक्षण सामग्री ऑडियो विजुअल मटेरियल का प्रयोग करना चाहिए ताकि दृष्टि क्षमता के अभाव में उनके अध्ययन में नकारात्मक प्रभाव न आए। ठीक है, क्या करना है आपको? ऑडियो लर्निंग मटेरियल यूज करना है जिस बच्चे को दिखाई कम देता है, क्योंकि जो सुनाई तो अच्छे से देता है ना। तो छठा क्वेश्चन देखते हैं कि श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत रखा जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा श्रव्य साधन। तो पढ़ते हैं, सॉरी दृश्य साधन, क्योंकि श्यामपट्ट दिखता है ना। हिंदी काफ़ी बार हिंदी में कन्फ्यूज कर जाते हैं। विजिबल होता है ना, श्यामपट्ट विजिबल होता है, तो ये आएगा श्यामपट्ट में। वे साधन जिसमें बालक की दृश्य केंद्रीय आँखें प्रेरित होती हैं वे दृश्य से सम्मिलित रहते हैं। श्यामपट्ट मानचित्र, रेखाचित्र, मॉडल आदि ये सारे जो है दृश्य साधन है। तो सातवां देखते हैं, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, उपरोक्त सभी। ये बताइएगा। सही आंसर है डी। शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक सभी शिक्षण कौशल कुशलों। शिक्षण कौशल निम्न है: श्यामपट्ट कौशल, प्रश्न कौशल, स्पष्टीकरण कौशल और प्रतिपुष्टि कौशल, फीडबैक स्किल आदि। तो आठवां क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आपको सारे के सारे आंसर से ले रहे हैं, लेकिन उन्हें बेस्ट कौन सा है? बेस्ट है आपका सी। कक्षा चर्चा के दौरान विद्यार्थी के प्रश्न पूछने पर उसके उत्सुकता को शांत रखने के लिए शिक्षक को उसकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए तथा छात्र को विषय वस्तु संबंधित सार्थक प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि विषय से संबंधित शिक्षण में उनकी रुचि बनी रहे तथा अधिगम बिना अवरोध के सतत चलता रहे। ठीक है गाइस, तो आपके लिए दोस्तों इसका डिटेल सोल्यूशन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके तो आंसर याद रखने ही हैं, ये रट लेने हैं और इन्हें आपको कॉन्सेप्ट फिल करना है। जो नए बच्चे हैं जो थोड़ी जैसे हम CDP थ्योरी चला रहे हैं उसको तो कंप्लीट करते रहें, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि वो सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो डिटेल सोल्यूशन ज़रूर पढ़ें जितने PYQ आए हैं। ठीक, हम खुद से कर रहे हैं लेकिन हमें नहीं लगता है कि हम सारे करा पाएंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेला हूँ। अगर मेरे साथ भी कोई पूरी की पूरी टीम होती तो मैं अच्छे से आपको करा देता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना संभव हो सके उतना आपके लिए तत्पर हूँ। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का वैसे तुमने आंसर दिखा दिया। किंडरगार्टन पद्धति किसने दी थी? सिंपल सा, मॉन्टेसरी, मारिया जो मॉन्टेसरी थी। सॉरी, किंडरगार्टन ना, किंडरगार्टन में मनोवैज्ञानिक फ्रोबल ने दी थी। किंडरगार्टन दी थी फ्रोबल ने। मारिया मॉन्टेसरी ने कौन सी दी थी? ठीक है, फ्रोबल ने वैसे बगीचे वाली दी थी ना, वही है। चलो देखते हैं इसका आंसर। मनोवैज्ञानिक फ्रोबल ने 1840 में जर्मनी में पहली किंडरगार्टन खोला था तथा किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन भी किया था। किंडरगार्टन का अर्थ होता है बच्चों का बगीचा। फ्रोबल के अनुसार बच्चे उद्यान में नर्सरी की तरह होते हैं। जैसे नर्सरी की अच्छी तरह देखभाल
से छोटे पौधे स्वस्थ वृक्ष बनते हैं, उसी तरह बच्चों का देखभाल से उनका मानसिक शारीरिक विकास स्वस्थ होता है। ठीक है, तो इसका है किंडरगार्टन किसने दी थी? फोगेल ने। तो अगला क्वेश्चन आपका, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, आप बच्चे की उपेक्षा करेंगे? नहीं। अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने आएंगे, बच्चों को दंड देना शुरू करेंगे, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आप बताइए बी और सी में से कौन सा हो सकता है? तो सही आंसर है आपका सी, आप उनसे स्वयं मिलने आएंगे। यदि छात्र या अभिभावक विद्यालय में किसी कारणवश शिक्षक से मिलने नहीं आता है, तो शिक्षक को चाहिए कि वह स्वयं अभिभावक से मिलने उसकी भूल जाए तथा छात्र से संबंधित समस्याओं पर अभिभावक से वार्तालाप करे। तो 11वां क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चों का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है? बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के भार उठाते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। जल्दी बताइएगा, इसका सही जवाब डी। जो बचपन है ना आपका, वृद्धि और परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। यहाँ आप बच्चे को कुछ भी बना सकते हैं, कुछ उसको बिगाड़ सकते हैं, आपके निर्भर है आपको, आप बच्चे को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। बचपन की सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। ठीक है, वो आपका था 12वां क्वेश्चन। एक प्रमाणीकृत पठन प्रशिक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को आधिकारिक परामर्श दिया जाता है। बच्चों को बोलना कि क्या परामर्श दिया जाता है कि बच्चों को बोलना कि परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण तथा वह उसमें अच्छा प्रदर्शन करें। पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। परीक्षा में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। इसका सही से बताइए आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका डी। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण के लिए पूर्व आवश्यक शिक्षक छात्रों को परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के प्रारूप की जानकारी दें तथा अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करें। ठीक है, आपका किसी लेसन का टेस्ट होने वाला है, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे, आप बच्चों को बताएंगे कि किस फॉर्मेट में किस आधार पर क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन को नहीं बताएंगे कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, फॉर्मेट बताएंगे किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, और आपको अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास कराना है। अब आपका आता है डी, सॉरी 13वां क्वेश्चन। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव कब करेगा? सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में, अभ्यास पुस्तकों में। बताओ, इसका सही आंसर होगा आपका डी, स्वतंत्र अध्ययन में। क्यों करेगा? असंगठित घर से आने वाले बच्चों में उनके वातावरण का प्रभाव अवश्य पड़ता है, जिससे उनमें अनुशासन एवं आत्मनिर्भरता जैसे गुणों का अभाव पाया जाता है। इन गुणों के अभाव में बालक स्वतंत्र अध्ययन में कठिनाई का अनुभव करेगा। तो गाइस दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे? उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उससे अतिरिक्त गैर कार्य नहीं देंगे, वह उससे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से अनुप्रेरित करेंगे। उसके अभिभावक को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। बताइए आप क्या करेंगे? आप एक टीचर हैं और आपका एक छात्र बुद्धिमान है, तो आप क्या करेंगे? तो आप करने वाले हैं बुद्धिमान छात्रों को उसके अधिगम की सही दिशा में देने के लिए शिक्षक द्वारा उसे समय समय पर निर्देश देना चाहिए, क्योंकि तीव्र बुद्धि वाले छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ शिक्षक कार्य करना उचित नहीं है। आपने एक क्लास में पढ़ा दिया बच्चों को, सब बच्चों को, और आपको पता है कि अब कोई बच्चा सामान्य से ऊपर स्तर का है,
तो आप पढ़ाने के बाद उससे अलग से निर्देशन दे सकते हैं समय समय पर, या फिर ठीक है दे सकते हैं, और उसकी सही दिशा में बढ़ने में हेल्प कर सकते हैं। 15वां क्वेश्चन है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? उन्हें अध्ययन के लिए बात करेंगे, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो प्रिंसिपल को सूचित कर दूंगा। उन्हें उनकी रुचि तथा आप अपने विषय के अनुसार रुचि को चीज़ें बताएंगे। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी, जहाँ रुचि आ जाए वहाँ आपका आंसर होगा। अध्ययन में चित्तवृत्ति का तात्पर्य अध्यापन में रुचि लेना नहीं है। अध्ययन में चित्तवृत्ति का तात्पर्य अध्ययन में रुचि न लेना है, चित्तवृत्ति का तात्पर्य। ठीक है, अगर किसी छात्र द्वारा इस तरह की प्रवृत्ति अपनाई जाती है तो शिक्षक को अपने विषय संबंधित उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा करना चाहिए। शिक्षक को मनोरंजक एवं रुचिकर बनाने के लिए शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं जो आज हम कराने वाले हैं तो आप बहुत पीछे हैं, आपको बहुत तैयारी की ज़रूरत है। अगर आपको यूपी टेट क्रैक करना है तो सीडीपी एक ऐसी सब्जेक्ट है, अगर आपने इसको हल्के में लिया तो आपका कोई सा भी टीचिंग एग्जाम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वह इस तरह इसमें बच्चा किसी घटना या वस्तु के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? संवेदन प्रौढ़ अवस्था, औपचारिक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। जल्दी बताइएगा। सही आंसर आपका डी, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। ठीक, किसी वस्तु या घटना के बारे में सोचता है। पियाजे का सिद्धांत है, पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार तीसरे चरण अर्थात मूर्त क्रियात्मक अवस्था 7 से जो 11 अवस्था की होती है, में बालक किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बालक को चिंतन, तर्क, वितर्क, एकाग्रचित्त आदि गुणों का विकास होता है। 17वें क्वेश्चन पे आते हैं। दिखा दिया, देख लिया आपने? बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। किसने पहचाना था? कोलबर्ग ने, एरिक्सन ने, स्किनर ने या पियाजे ने? जल्दी बताइएगा। आपका सही आंसर है डी, पियाजे ने। पियाजे से दूसरा क्वेश्चन आ गया एक एग्जाम में। तो क्वेश्चन पियाजे द्वारा बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना किया गया था, जिसे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसके 4 स्तर होते हैं। पहली होती है संवेदी गति की अवस्था 0 से 2 वर्ष तक, पूर्व क्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, मूल क्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक। तो मैं फिर से आपसे कहूँगा कि आपको इसका आंसर तो पता होना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको हमारे सॉल्यूशन को बहुत ध्यान रखना है। और आपने सीडीपी का आपने थ्योरी नहीं पढ़ा है अभी तक, या फिर आप सोचते हैं कि एक समय नहीं है, तो आपके डिटेल सॉल्यूशन ज़रूर पढ़ना है और रट जाना है। आपको PYQ तो रट जाने हैं, अगर आपको कम से कम यूपी टेट क्लियर करना है तो आते हैं 18वां सवाल। 18वां क्वेश्चन क्या था? अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भूमिका? निषेधात्मक, अग्रसक्रिय, संवेदनात्मक, उदासीन? बताइएगा। जैसे आंसर होगा बी, अग्रसक्रिय। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावक की भूमिका अग्रसक्रिय रहनी चाहिए, ताकि उनके कार्य में भटकाव स्थिति न उत्पन्न हो। इस अवस्था में बच्चों की निर्देशन के साथ साथ परामर्श की अवस्था भी होती है। ठीक है, तो आते हैं आपका 19 कुछ। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की फिर से आ गया
संगठन में विकास सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया गया है? खेल के मैदान में, विद्यालय में, ऑडिटोरियम में, घर में? बताइएगा। तो सही आंसर आपको है विद्यालय एवं कक्षा में। ठीक। बच्चों में संगणन विकास को मापने एवं परिभाषित करने का सर्वाधिक उपयोगी विधि परीक्षा प्रणाली है, जिसमें बच्चों के संगणनात्मक स्तर को जाना जा सकता है। इसके लिए विद्यालय सबसे उपयुक्त स्थान है, जहां बच्चे स्वतंत्र एवं अनुशासित रूप से अभिव्यक्ति दे सकते हैं। 20वां क्वेश्चन है आपका, डैश को अनभिप्रेरित शिक्षक के संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। किसको विवेचित किया जाता है? प्रेरित शिक्षक के संकेत के रूप में कक्षा में अधिगम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में पूर्ण नीरसता। तो जल्दी बताइएगा, कैसे आंसर होगा आपका? विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना। शिक्षक प्रभावशाली एवं सजीव तभी होता है जब बच्चा समय समय पर शिक्षक छात्र वार्तालाप हो तथा छात्रों द्वारा कक्षा में प्रश्न पूछा जा रहा हो। इससे पता चलता है कि छात्र का अधिगम अच्छी तरह से चल रहा है और छात्र कक्षा में रुचि ले रहा है। 21वें क्वेश्चन में देखते हैं, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को उचित है। क्या उचित है शिक्षक के लिए रुचि बनाए रखने के लिए? सैंपल का प्रयोग करे, शिक्षक चर्चा करे, कहानी सुनाए या फिर प्रश्न पूछे? बताइएगा। सिंपल सा आंसर है इसका, प्रश्न पूछना। कई लोग कहानी कहने लगा देंगे, गलत। नया चीज़ें प्रश्न पूछना। कक्षा में छात्रों की रुचि एवं उत्सुकता बनाए रखने के लिए आवश्यक है शिक्षक छात्र से संबंधित प्रश्न भी पूछे। इससे सामान्यतः प्रस्तावना के प्रश्न कहते हैं। ठीक है, प्रस्तावना के प्रश्न कहते हैं। इसके लिए शिक्षक में प्रश्न कौशल का होना अनिवार्य है। तो आप आते हैं 22 क्वेश्चन पे। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? ये उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाता है, ये शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, ये समय बिताने में सहायक होगा, ये सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। जल्दी बताइएगा, कैसे आंसर होगा आपका डी। यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। विद्यार्थी द्वारा खेलने से उनका शारीरिक विकास होता है और संतुलित रूप से होता है तथा खेलने से छात्रों में सहभागिता, नेतृत्व करने की क्षमता, समायोजन जैसे कई सामाजिक रूप का विकास होता है। हमने जो CDP वाली थ्योरी पढ़ी थी ना, थोड़ी सीरीज जो मैं चल रही है, इसमें CDP की आपको 250 से ज़्यादा फ्री क्लास देने वाले हैं, फ्री नोट देने वाले हैं। उसमें हमने बालक के सामाजिक विकास वाली जो डाली थी वीडियो, उसमें हमने सभी अवस्थाओं में, बाल अवस्था, शैशव अवस्था, किशोर अवस्था, सभी अवस्थाओं में सामाजिक विकास एक वीडियो में डिस्कस कर लिया था। परिवार एक साधन है औपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का और दूरस्थ शिक्षा का। इसका सही आंसर बताइएगा। सिंपल सा है, आंसर आपका ए। परिवार ही बालक की प्रथम विद्यालय होता है, तब माता पिता को ही बालक का प्रारंभिक शिक्षक माना जाता है। इनसे प्राप्त ज्ञान अनौपचारिक होता है तथा इसी ज्ञान से बालक में सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास होता है। तो आपका सही आंसर है अनौपचारिक शिक्षा का परिवार साधन है। तो 23वां क्वेश्चन आपका, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप में बर्ताव करके, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुना करके। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? 24 का आंसर होगा आपका सी। शिक्षक स्वयं को आदर्श रूप से प्रस्तुत करके तथा आदर्श आचरण को अपनाकर छात्रों में सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो आपका सी सही आंसर होगा। 25वां क्वेश्चन है आपके, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है?
कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना मतलब पंक्चुअलिट होना, और विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना, एक सुवक्ता होना। तो सबसे महत्वपूर्ण आपका विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना। शिक्षक का कक्षा शिक्षण के समय कई कार्य एवं उत्तरदायित्व होते हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह होता है कि वह छात्रों की समस्याओं का समाधान करे तथा उनकी उत्सुकता को शांत करे। मेन चीज यही होता है। 26वें क्वेश्चन पे आ गए हम। सर देख लिया आपने। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? उसे पहली पंक्ति में उठाएंगे तथा उस पर कड़ी नजर रखेंगे। उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने के लिए काम देंगे। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही दिशा में कैसे लाएंगे? उसे जो है श्यामपट्ट आदि साफ करने के लिए काम देंगे। कैसे डिटेल में पढ़ते हैं। यदि कक्षा में कोई अति सक्रिय बालक है तो एक अध्यापक को इस श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देना चाहिए ताकि वह कक्षा कार्य में व्यस्त रहे और शिक्षा अधिगम की क्रिया को बाधित न करे। 27 आपका पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारण आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? उनके अभिभावकों की प्रवृत्ति पर, उनमें संकक्षों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। ध्यान बताइएगा। क्वेश्चन आंसर आपका उनके अभिभावकों की प्रवृत्ति पर। बच्चे जिस परिवेश में रहते हैं, जिस परिवेश से आते हैं, उन पर उनके परिवेश से सीधा असर पड़ता है तथा उनके अभिभावकों के गुणों का स्थानांतरण उनमें होता है तथा उसी के अनुसार उनमें आदतों एवं अभिवृत्तियों का विकास होता है। इसमें परिवार एवं अभिभावक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो 27 अब आ गया 28। यार तुम देख लेते हो, चीटिंग कर रहे हो। आपको अपनी कक्षा में 2 मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है। आप क्या करेंगे? उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे। प्रधान अध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो मंद बुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित में बैठाने के लिए बोलेंगे। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताइएगा। ये मंद बुद्धि बालकों की बात हो रही है, तो आपका आंसर है सी वाला। शिक्षक द्वारा सभी प्रकार के बच्चों को शिक्षा दी जाती है, परंतु शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि उसे भिन्न भिन्न बौद्धिक क्षमता के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न शिक्षक बुद्धि व तकनीकी कौशल का ज्ञान हो। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। 29वां क्वेश्चन। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण की जरूरत न पड़े। क्या ये सही है? नहीं। उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। नहीं। उनके अपने अभ्यर्थियों को समस्या को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल यही जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका शिक्षार्थियों की जो जिज्ञासा होती है, उनकी समस्या होती है, उनको आपको हल करना आना चाहिए। या फिर डी, विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। नहीं, सी वाला सही है बिल्कुल। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए अर्थात शिक्षक को उन सभी शैक्षिक गुणों एवं कौशलों से परिपूर्ण होना चाहिए इससे शिक्षण कार्य सुगम रूप से चलता हो। साथ ही छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए पूर्ण ज्ञान शिक्षक के लिए आवश्यक है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 2011 में जो आया था CDP के पार्ट का। तो 30वां क्वेश्चन आपका, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावित होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, उपयोग सभी में। तो आपका आंसर है डी, उपयोग सभी। आप ये ध्यान रख सकती हैं, काफ़ी लोग यूज करते हैं कि आपको उपयोग सभी जब आता है तो आपका जैसे आपको आंसर नहीं आ रहा हो तो आपको उपयुक्त सभी ही चुनना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं इसमें। तो आपको उपयुक्त सभी वाला आंसर चुनना है अगर आपको ना आ रहा हो तब। तो डिटेल में पढ़ते हैं इसका।
संवेगात्मक समायोजन बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में कैसे शिक्षण में अनुशासन जैसे गुणों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। यदि बालक कक्षा में समाज एवं उचित समायोजन कर लेता है तो उसमें सामाजिक गुणों का विकास संभव होता है। तो यहाँ पर हमारे 2011 में आए हुए CDP के 30 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अगली वीडियो में हम मिलेंगे। तो आज 2013 में हुआ था 2013 में हुआ था रिपीटेड, उसके क्वेश्चन हम कराएंगे अगली वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम यहाँ पर सारे के सारे रिपीटेड जो हुए हैं उन सभी के कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।